मेहरबानी करके आपके घर से किसी को बाहर निकलने मत दो। कल कोई मर गया तो घर वाले भी उसको उठाने के लिए नहीं आने वाले हैं। इतने ज्यादा लोगों को एक जगह ट्रेस करें कैसे? एक गली में घुसते हैं, कई कई हजार लोग होते हैं। बस कुछ हफ्ते पहले तक इसे मुंबई का वुहान कहा जा रहा था। शहर की ये बदनाम बस्ती धारावी है। कल तक हेट स्टोरी छपती रही, अब सक्सेस स्टोरी की हर तरफ चर्चा है। हो भी क्यों ना, 2.5 वर्ग किलोमीटर में 8.5 लाख की घनी आबादी के बीच जहां महज 24 घंटे में कभी 80 से 100 मामले तक रिपोर्ट हुए, वहीं कुछ दिनों से 26 जून तक करीब 10 मामलों के भीतर ही सीमित हैं। मौतें न के बराबर रिपोर्ट हो रही हैं। धारावी के कोरोना योद्धाओं की तलाश में एनडीटीवी सबसे पहले किरण दिघावकर के पास पहुंचा। यहां के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। जब बीएमसी को धारावी के लिए कोसा जा रहा था, ये सख्त प्लानिंग और 4T स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में डटे थे। सब कोरोना हॉटस्पॉट से आज धारावी सक्सेस मॉडल की बात हो रही है। सबसे पहले सफ़र के बारे में बताइए। नहीं, जब यहाँ पे शुरू हुआ मार्च में, मुंबई में जब कोरोना ने एंट्री की तो मार्च में एंट्री हुई थी, और धारावी में जब एंट्री हुई तो 1 अप्रैल को फर्स्ट केस आया और तो सीधे मौत के साथ रिपोर्ट हुआ। सीधे वो डेथ केस के साथ रिपोर्ट हुआ। तो जब पहला केस, जब डेथ केस था, हमने जब उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना शुरू किया तो उसके काफ़ी एंगल निकले कि जैसे कोई मरकज से आया था, वो उसके फ्लैट में रुके थे, वो किससे मिले थे, वो देखने के, वो मस्जिद जाता था, फिर वो किससे मिला था, ऐसे करते करते एक आदमी के 72 कॉन्टैक्ट्स निकले। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता था कि पूरे धारावी को स्क्रीन करना शुरू कर दो, और उसमें से जो लोग अभी फीवर के पेशेंट्स है या फिर उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको आइसोलेट करना शुरू कर दो। मतलब वही है कि जो चेज द वायरस, एक पूरा मिशन धारावी के तहत आपने चलाया। चेज द वायरस का मीनिंग यही हो गया कि डोंट वेट फॉर वायरस टू कम टू यू, और डोंट वेट फॉर पर्सन विथ वायरस टू मीट यू। Instead of you go and find out who is suffering from or who is having symptoms of this virus. तो हमने इसमें एक किया कि फीवर कैंप्स लगाना शुरू कर दिए एरिया में। सेकंड इज डोर टू डोर स्क्रीनिंग करना शुरू किया। अभी डोर टू डोर स्क्रीनिंग कब कर रहे थे तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, क्योंकि जेन्युइन कुछ केस आती थी तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसके ढूंढने में मेरा ऑलरेडी स्टाफ पूरा लगा हुआ रहता था। तो उस टाइम पे कौन करेगा, तो हमने धारावी के जो प्राइवेट डॉक्टर्स है उनसे बात करना शुरू की, क्योंकि उनके क्लिनिक सारे बंद थे। तो जो गाइडलाइन है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बारिश की चुनौतियों के बीच इन इलाकों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जिस इंसान को सिम्टम्स लग रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें सिम्टम्स ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। खुद के सिम्टम्स ऑब्जर्व करने है कि उसको थोड़े भी सिम्टम्स लगे तो उसने तुरंत बीएमसी के क्वारंटाइन सेंटर में खुद जाके पहुंचना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए कि मुझे ये सिम्टम्स है, मैं आया हूँ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अभी सॉर्टेड हो गया है। 4Ts मतलब ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो अभी क्या हो रहा है कि खुद जाके ढूंढने की वजह से जल्दी डिटेक्ट हो रहा है, जल्दी डिटेक्ट होकर जल्दी टेस्ट हो रहा है, जल्दी टेस्ट हुआ तो जल्दी ट्रीटमेंट हो रही है, और जल्दी ट्रीटमेंट हुई तो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। तो पेशेंट कोई बैड होने से पहले या लास्ट स्टेज पे जाने से पहले ही उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते थे, और उससे पहले ही उसको आइसोलेट करते थे, उसके पहले ही उसको ट्रीटमेंट शुरू हो जाती थी। सर, धारावी के सक्सेस मॉडल की जो बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स गए हैं, कहा जा रहा है कि 2.25 लाख के करीब लोग गए हैं, उससे फ़र्क पड़ा है। बीएमसी के काम से ज़्यादा शायद वो एक वजह रही है माइग्रेंट्स के जाने की वजह से कितने नंबर्स कम हुए हैं धारावी में। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल माइग्रेंट जाने की वजह से फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये एक इकलौता रीज़न नहीं है जिसकी वजह से केसेस कम हुए हैं। क्योंकि माइग्रेंट जाना शुरू हुआ था 3 मई को। 3 मई को जब तीसरा लॉकडाउन था जिसमें ये ट्रेन्स वगैरह शुरू हुई थी, और उस टाइम पे माइग्रेंट्स ने बाहर जाने का फैसला किया था। अगर हम धारावी का डेमोग्राफी देखें तो जैसे हमने कहा कि 8.5 से 9 लाख लोग रहते हैं, ये 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप सेंसस पॉपुलेशन ऑफ धारावी देखें तो आज 6,53,000 लोग सेंसस के हिसाब से धारावी में है। तो ज़रूर वो जाने की वजह से फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो एक इकलौता रीज़न हो नहीं सकता, क्योंकि वो जाने के बाद भी काफ़ी दिन तक केसेस आ रहे थे।
जी। और ये है डॉक्टरों की वो फौज जो बीएमसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ धारावी की तंग गलियों में डटी रही। अपने साथी खोए, कई जरूरी कमियां झेली, कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर भी हिले नहीं। मुंबई की हॉटस्पॉट रही धारावी में बीएमसी ने जो जंग जीती है, इन डॉक्टर्स के बिना वो अधूरी थी। ये है दादा यानी कि धारावी आयुष डॉक्टर्स एसोसिएशन के तमाम डॉक्टर्स जो कि बीएमसी के साथ मैदान में रहे, डोर टू डोर स्क्रीनिंग और फीवर क्लिनिक्स के साथ। इनसे आज हम बात करेंगे, इस शो में समझने की कोशिश करेंगे क्या चुनौतियाँ रहीं और अभी भी किन चुनौतियों से ये गुजर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं, जब 1 अप्रैल को मामला सामने आया था, 2 से 3 दिनों में 4 अप्रैल तक हम कहें तुरंत से इमारत से किस तरह से बस्तियों में हमने फैलते हुए देखा, आप लोग कब बीएमसी के साथ जुड़े और कितनी चुनौतियां आप लोगों के लिए रही, क्या क्या पेश आई? करीब 41 डॉक्टर स्क्रीनिंग के लिए तैयार हुए, तो हर डॉक्टर से पेशेंट का रिलेशन काफ़ी अच्छा, तो उनको हमारे पर भरोसा है कि ये डॉक्टर हमारे जान पहचान का, ये कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। तो उस वजह से जो है जो एजुकेशन मिनिस्टर थे बोले इनको मैदान में उतारिए। हम राज़ी भी हो गए। बीएमसी से हमारी मीटिंग हुई, डॉक्टर संजोग थे, साइन हॉस्पिटल में मीटिंग हुई, हमने क्या क्या चाहिए एम्बुलेंस प्रोवाइड किया गया हमको, बीएजीएस ने एम्बुलेंस दिया, तो टोटल 18 एम्बुलेंस लेके हम 21 मई को मैदान में उतरे। उन्होंने काम किया, मेहनत की, और हमारे 2 डॉक्टर जो है इस मामले में शहीद हुए, डॉक्टर हारून और डॉक्टर हसीम फारूकी। और मैम उनको जो है हम लोग यही कोशिश में है, और आपके माध्यम से मैं ये बातें सरकार तक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक डालना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जान दी है कोरोना के मरीजों से लड़ते हुए, तो उनके लिए कॉम्पनसेशन होना चाहिए। जो 50 लाख का जो पैकेज अनाउंस किया है मोदी जी ने, वो 50 लाख का पैकेज उनके फैमिली को देना चाहिए, क्योंकि उनके इलाज में, डॉक्टर हसीम फारूकी के इलाज में तकरीबन 25 से 26 लाख का बिल जो है उखाड़ का बना हुआ है। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर जो अपने छोटे से क्लिनिक चला रहा है वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। यहाँ के पेशेंट्स को बहुत दिक्कतें आई हैं सर। बिल्कुल। जब वो किसी अस्पताल में जाते थे उनको भर्ती नहीं किया जाता था, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता था, तो शायद वो झूठ भी कहते थे कि वो किसी और इलाके से, धारावी से नहीं है। धारावी का एरिया सुनकर वहाँ पर हॉस्पिटल्स में ओपीडीज के अंदर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उनसे ये बोला जाता था कि आप धारावी का नाम ना लें, आप ये बताएं कि आप माहिम से हैं या बांद्रा से आए हैं, धारावी का नाम लेंगे तो हॉस्पिटल में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। इतना धारावी का रेपुटेशन खराब करके रखा हुआ था, तो वो लोग अपना एड्रेस चेंज करके बताते थे। अभी हमारा तो शुरू से जो हाइप रहा धारावी में केसेस को लेकर, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज के तौर पे भी धारावी वासियों के लिए गया? बिल्कुल बिल्कुल डिसएडवांटेज भी हुआ उसके अंदर। प्लस वो टाइम पे कोई पेशेंट अगर डायरेक्ट कोविड टेस्ट कराना चाहता था, बड़े हॉस्पिटल जाता था, तो वो लोग बोलते थे नहीं आपका नहीं चेकअप होगा, आप कोई डॉक्टर से रेफरेंस लेके आओ, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर रहेगा। फिर बाद में अभी ऐसा हो गया कि हम लोग के रेफरेंस में भी कर रहे हो लोग। और प्लस अभी बीएमसी ने हमको प्रोवाइड किया, वहाँ पे डीसीएचसी में कोविड पेशेंट्स एडमिट करते हैं हम लोग। बहुत सारे मरीज कहते थे कि हम लाखों लाख हाथ में लेके खड़े हैं, फिर भी अस्पताल हमको भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। वो टाइम पे था, शुरुआत में था, अभी नहीं उतना मैडम, शुरू में था। नहीं एक्चुअली कैसा था कि ये जो चुनौतियों से गुजरे हैं यहाँ के, ये जो आपने जो कहा कि लाखों लाख हाथ में लेके हमने खड़े हैं, फिर भी हॉस्पिटल उनको एक्सेप्ट नहीं करी थी, एडमिशन नहीं लेते। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का ये मामला था, नॉट इन द नर्सिंग होम्स, दिस वाज इन द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जो हमारे डॉक्टर जो इसके अंदर पॉजिटिव आए, उनको भी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जो एकदम हाई लेवल के हॉस्पिटल, वो भी भर्ती एडमिशन नहीं ले जब रहे। तक बेड डेथ हो जाती है। मैडम पेशेंट हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो 5 लाख रुपया कार में लेके चल रहे हैं पेशेंट के लिए कि मतलब कि आप डिपॉजिट ले लीजिए फिर मेरे पेशेंट को एडमिट करिए, बट हर कोई डिनाई कर रहा है। ऐसा हुआ कि उन्होंने ऑलमोस्ट 7 to 8 हॉस्पिटल घूमने के बाद पेशेंट जो है वो कार में डेथ हो गई। बहुत दुखद। मतलब जब तक आपको बेड मिले अस्पताल में तब तक एक डॉक्टर भी जान खो रहा है। जो प्राइवेट नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स है, अभी ये कंडीशन है कि एमडीज अब आने लगे। अभी तक कोई एमडी यहाँ पर नहीं आ रहा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग ही दे रहे थे, सेकेंडरी के लिए पेशेंट को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। गरीब पेशेंट है, गरीब तबके के पेशेंट है। आज भी धारावी में डबल चार्जेस है। सारे हॉस्पिटल जो चार्ज कर रहे हैं वो डबल चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर कि जो डेली चार्जेस थे वो 1500 थे, हर दिन का 1500, लेकिन अभी जो हॉस्पिटल्स है कम से कम 4,500-5,000 रुपये पर डे चार्ज कर रहे हैं। तो गरीब के लिए ये अभी कैप लगने के बाद भी ये दिक्कतें हैं। बिल्कुल अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल हाई चार्जेस कर रहे हैं। इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और गरीब अपना घर बेच के भी कोविड का ट्रीटमेंट नहीं करा पाता और हॉस्पिटल ढूंढते ही उसकी डेथ हो जाती है। मेरे घर में पॉजिटिव था, हम उनको लगातार 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, बाद में बेड अवेलेबिलिटी के लिए 7 हिल्स में, लेकिन वो इतना लेट हो चुका था कि पेशेंट की, मेरे अंकल की डेथ हो गई। तो अभी भी ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करना ज़रूरी है, और बहुत काम बाकी हमें सबको मिलकर करना है। इलाज का जिम्मा अगर बेहद ज़रूरी था तो यहाँ की भीड़ को संभालना भी कहीं ज़्यादा कठिन रहा।
धारावी के 2 पुलिस स्टेशनों में कुल 56 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, एक की जान गई। और इस वक्त हम धारावी के अंदर शाहू नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। आप सभी दर्शकों को बता दें कि जो धारावी इलाका है वो 2 पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में बटा हुआ है, वो है धारावी पुलिस स्टेशन और शाहू नगर पुलिस स्टेशन। और इस वक्त मेरे साथ शाहू नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं विलास गंगावने साहब और ACP नंदकिशोर मोरे साहब हैं। दोनों से हम बात करेंगे। विलास जी, क्यों ना शुरुआत में आपसे करूँ, क्योंकि आप खुद कोरोना पॉजिटिव हुए और 4 दिनों के बाद डिस्चार्ज होकर 14 दिनों की क्वारंटीन पूरी करने के बाद आप तुरंत आपने ड्यूटी ज्वाइन की। 57 साल के सर आप हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्यूटी पर होते, लेकिन आपने वो जिम्मेदारी समझी और आप ड्यूटी पर वापस लौटे। चुनौतियाँ बताइए सर, और वो वक्त, वो कठिन वक्त। जिस समय मैं पॉजिटिव आया था, उस समय जिस दिन एडमिट हुआ सेवन हिल हॉस्पिटल में, उसी दिन ही मेरे वेडिंग एनिवर्सरी थी। मेरे घर के भी थोड़े से लोग जो बीवी बच्चे हैं वो थोड़े डर गए थे, लेकिन उनको मैंने समझाया था कि ये बीमारी को अगर मुझे फेस करना है तो आप सभी लोगों को स्ट्रांग रह के मुझे सपोर्ट करना है, ताकि आपकी कोई शिकायत मुझे सुनने को वहाँ पर फ़ोन पे नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी जब टेस्ट हुई थी दूसरे दिन, तो वो लोग सब नेगेटिव आए थे। और कुछ लोगों को जो एजेड लोग हैं तो उनके मन में थोड़ी आशंका थी कि अगर पॉजिटिव अपन बन जाएंगे या घर के बाद घर में हम पहुँचते, तो ज़्यादा डर उस बात का था अगर हम घर पे जाएंगे तो हम नहीं होंगे, लेकिन शायद हमारे घर वाले पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वो ज़्यादा डर हमारे स्टाफ के मन में था। तो ये दोनों पॉइंट हमको उनके मन से निकालना था कि आप अगर पॉजिटिव होंगे तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, और आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे तो घर पे भी कुछ नहीं होगा। तो ये 2 सिंपल चीज़ें हैं कि हमने उनके पहला मन का डर निकाला, और सब उन्होंने जो नॉर्मल जो जैसे रूटीन काम करते वैसे ही काम किया। आज की तारीख में भी एक यहाँ शाहनगर पुलिस स्टेशन में दुखद घटना हुई। हमारे एक ऑफिसर, यंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव होके गुजर गए, लेकिन तो भी एक मैं अच्छी बात कहूँगा कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस, किसके भी मन में इतना होने के बाद भी डर नहीं पैदा हुआ है। सब लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि धारावी की सक्सेस स्टोरी क्या है। अब जो है ख़तरा नहीं कह सकते कि टल गया है, लेकिन लगभग टलता हुआ नज़र आ रहा है जितने नंबर्स अब निकल रहे हैं। पुलिस के लिए अभी भी क्या चुनौती बरकरार है? कहाँ कहाँ, किन किन इलाकों में धारावी में जहाँ पर सख्ती है थोड़ी? अभी कोरोना के पॉजिटिव आने का तकरीबन 10 के अंदर आ रहे हैं। यही जो फिगर है वो 50-60 के ऊपर गई थी, अभी बहुत कम हो चुके हैं। और लोगों में ऐसा हो कि अभी टीवी में न्यूज़ देखते हैं तो लोगों को लगता है कि अभी कोरोना ख़त्म हो गया है, यहाँ से कोरोना गया है करके। तो लोगों को वापस समझाना पड़ेगा कि कोरोना गया नहीं है। आप जो पहले जैसे लॉकडाउन में पहले प्रिकॉशंस लेते थे वैसे ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये समझाना बहुत बड़ी चुनौती है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि अनलॉक में एक धारणा लोगों में बनती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि दुकानें खुल रही हैं, बसें चल रही हैं, रिक्शा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कोई लोगों को आपके माध्यम से इतना ही आह्वान करना है, कोरोना गया नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। जो पहले जैसे लॉकडाउन में हम सावधानी बरतते थे वैसा ही करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए। पुलिस पर भी कितने लोग कभी पत्थर फेंक रहे थे, कभी बदतमीजी कर रहे थे, कभी हाथापाई भी हो रही थी। कैसे उसको टैकल किया? वो वक्त जब आपको पता है कि हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और सामने वाला सुनने को बिल्कुल राजी नहीं है, वो कैसे टैकल किया? अभी ये जो है हमारा समाज है, इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। किसी को हम सख्ती से पेश आते थे तो उनको तकलीफ होती थी, इसके वजह से थोड़ा सा वो भी हमसे नाराज थे, हुआ उनमें और हम में, मगर ठीक है, उतना तो चलता ही है। धारावी के योद्धाओं में शामिल ऐसे सैकड़ों वॉलंटियर्स का साथ सबसे अहम रहा। आप लोगों का काम लगभग पुलिस की तरह ही, मतलब आप लोगों ने कुछ डंडे वंडे भी चलाए हैं? नहीं, डंडे तो डराने के लिए रखते थे साथ में कुछ लोग, हम लोग वॉलंटियरी, हम लोग डंडे किसी पे मारे नहीं है, खाली डराने के लिए रखते थे। कोई मानता नहीं था, तो डराते थे, भाई डंडे पड़ेंगे तो भागते थे, भाई ज़्यादा रोड पे मत निकलो। माइग्रेंट्स के, लेबर्स के जाने की वजह से जो ये संख्या कम हुई है, बहुत बड़ा जाने के बाद से कम हुआ है, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जब तक वो लोग थे यहाँ पे तो रोज के 200 केस, 300 केस, 400 केस ऐसी बढ़ोतरी हो रही। आज वो जाने के बाद 1% पे आके रुक गया है। लोग वॉलंटियर्स के लिए खाना बांटना भी बड़ा मुश्किल हो गया होगा, लाइन लगा के देना पड़ता था, काफी दूर तक लाइन लगता थी, एक 1000 आदमी आते थे। मतलब इतनी लाखों की संख्या में ये करना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो कितने लोगों को आप कर पाते हैं? बहुत बड़ी चुनौती थी मैडम, कंट्रोल किया हम लोग, बहुत बना दिया था। मीडिया का बहुत बड़ा, इसी वजह से धारावी वालों को आज जो प्रॉब्लम हो रही है, आज काफी सारी
यानी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, धारावी के नाम के जो वर्कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्लम है वो नहीं ले रहे, बोले धारावी है नहीं, कुछ नहीं है, बस ये खाली ये यानी वो मेरा एक कजिन ब्रदर है, गुजरात न्यूज़ में है, उसकी नाइट ड्यूटी है, लेकिन धारावी में रहने की वजह से उनको मना करे थे। बाकी सब वालों को एंट्री है जॉब पे आने के लिए, लेकिन धारावी वालों को नहीं। मस्जिदों से लोगों तक कोरोना के खौफ को समझाया जाना भी बेहद ज़रूरी था। तो बहरहाल अब कुछ थोड़ी बहुत दुकानें खुल रही, तब लोग निकलेंगे, तो अब वो सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले थी वो तो अब नहीं हो पा रही है, वो नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी अभी भी लोग एहतियात काफ़ी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जो नंबर्स कम हुए हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी मेहनत रंग लाई? सबसे बड़ा रोल किसका रहा? सबसे बड़ा रोल यहाँ धारावी पुलिस के सीनियर का बहुत अच्छा रोल रहा इस इलाके में। उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और लोगों को समझाया कायदे से। खुद मुझसे मिलने के लिए भी वो आए थे यहाँ, कई बार मिले, मुझसे कहा भी कि इमाम साहब आप ऐसा करें, इस तरह से लोगों को समझाएं। और देखा मैंने कि उन्होंने पुलिस का अख्तियार इस्तेमाल ना करते हुए बल्कि एक इंसानी तौर पर, इंसानी जज्बे के तहत उन्होंने हमदर्दी के तहत समझा के लोगों को कहा कि भाई आप इससे ये नुकसानात हैं, आप इस तरह करें। बहुत अच्छा रोल रहा उनका। धारावी में कोई भूखा न रहे, इसकी जिम्मेदारी ऐसे कई युवाओं ने बखूबी संभाली। और धारावी की गलियों में इन युवाओं की कहानी जाननी भी ज़रूरी है, जो कि लॉकडाउन के समय से ही ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। कब से ये बांट रहे हैं और किन-किन को बांट रहे हैं? कि लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद यहाँ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ पे डेली वेज वर्कर्स ज़्यादा हैं, कोई फिक्स सैलरी पे नहीं होता है, और मेड ज़्यादा है, लेबर क्लास ज़्यादा है, जिनका काम बंद होने की वजह से वो डेली नीड से एकदम ड्रेन ऑफ हो गए। तो वी स्टार्टेड, मतलब बहुत छोटी चीज़ से हमने चालू किया एंड मतलब वो बड़ी होते गई। हम कैसा है, मेन हमारा सोर्स है राशनिंग। अभी ऐसे हालात ख़राब है कि लोग राशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम लोग कोशिश करते हैं फ्रॉम पर्सनल कंट्रीब्यूशन। हमने बहुत लोगों से डोनेशंस भी लिया है और वो डोनेशंस के बल पे हमने करीब अगर काउंट नहीं भी करे तो लमसम 500-700 फैमिलीज हमने अभी तक फीड किए। और हमारा टारगेट जुलाई और अगस्त का भी है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है उसका, लॉकडाउन तो उन्होंने अनलॉक कर दिया, लेकिन अभी इफेक्ट उसका कम से कम 2-3 महीने रहेगा, क्योंकि काम धंधा चालू होने या कोई भी चीज़ चालू होने अभी टाइम लगेगा वो फ्लो में। लेकिन आप लोगों के पास इनफ फंड है लोगों को बांटने के लिए? अभी तो कैसा है, अभी तो वी आर लाइक ड्रेन आउट ऑफ एनी फंड्स। अभी हमारे पास कुछ फंड नहीं है। हमने जब स्टार्ट किया तो एक फिक्स वो किया था 20% 30% अपनी सैलरी का हम लोग वो करेंगे और हम लोगों ने बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमने अच्छा किया, पीपल आर प्रेजिंग, और हम लोग अभी भी करेंगे और ये काम करते ही रहेंगे। क्योंकि ये जो इफेक्ट है, आप अगर अंदर गली में जाओगे तो आप खुद सोचोगे कि मैं भी कुछ हेल्प करूँ, कि कितने हालात ख़राब हो चुके हैं अंदर के। लोग रो रहे हैं, लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, कोई मतलब सरकारी मदद तो बहुत दूर की बात है, कोई प्राइवेट NGOs ने भी यहाँ अप्रोच नहीं किया अभी तक। तो हम लोग जैसे कोई लड़के हैं, और ये हम नहीं है, यहाँ बहुत ग्रुप है, ये हमारे भाई है, इनका भी एक ग्रुप है शालीमार ग्रुप, इन्होंने भी बहुत किया है। यहाँ पे रोज़ 1000 लोगों को खाना बंटता था, उसमें हम लोगों ने बीच में रमज़ान था, सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम करते थे। तो हम लोगों ने एक अहद किया था, तो मदद तो हो ही जाती, देने वाला ऊपर वाला होता है। तो बस ये अहद है और इंशाल्लाह जुलाई अगस्त हम लोग करेंगे, कोशिश कहीं से भी करेंगे, लेकिन करेंगे। लोग बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर, कोई MLA, कोई MP नहीं आया, तो मतलब हम उनको ही दे रहे हैं कि जिनके पास मतलब कुछ राशन नहीं है, हम उनको इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग एक फैमिली को ट्रैक करके उनकी फैमिली ट्रैक कितना राशन बचा है, कब तक चलेगा, मतलब पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। मतलब हम लोग शीट बनाते हैं, उसके हिसाब से ट्रैक करते हैं। हर एक को कॉल जाता है हमारी तरफ से कि आपका राशन हमने जो दिया था चल रहा है, ख़त्म हो गया, नहीं हुआ ख़त्म तो ठीक है, ख़त्म हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी है, उनका अश्योर किया जाता है हम कहीं से भी लाएंगे, लेकिन आपको देंगे। तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? कम से कम हमारे ग्रुप में मैम 8 से 10 लोग हैं। और जो सब वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई ऐसा नहीं है, और माशाल्लाह सब एजुकेटेड पीपल है। आप लोग अपने पैसे से ही, क्योंकि फंड अब आप कह रहे हैं कि शायद इतना नहीं पहुंच पा रहा है, अपने पैसे से? अपने पैसे से अभी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जो हमारे पास पैसे होते हैं उसमें से कुछ 20-30% निकाल के, अगर दिन की एक फैमिली भी फीड होती है तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो बहुत बड़ी बात है, कि यहाँ पे अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इन योद्धाओं की दास्तां के बीच कितना खुला और बंद है धारावी का बिजनेस हब। लौटते हैं इस रिपोर्ट के साथ बस कुछ ही पलों में। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि धारावी का सालाना बिजनेस टर्नओवर करीब 7,500 करोड़ का है।
चमड़ा, टेक्सटाइल, प्लास्टिक का हजारों करोड़ का व्यापार इन्हीं तंग गलियों के माचिस की डिब्बियों जैसे कमरों में चलता है। 5000 जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबार हैं, 15,000 सिंगल रूम फैक्ट्री हैं। शहर का 60% प्लास्टिक यहीं रिसाइकल होता है। अब छोटे बड़े सभी कारोबारी और दुकानदार बिजनेस के पटरी पर लौटने के इंतजार में हैं। मेरा गारमेंट फैक्ट्री है और ट्रेडिंग का भी, फैब्रिक ट्रेडिंग भी करता हूँ। अभी फ़िलहाल जब से लॉकडाउन हुआ है सारी चीज़ें बंद है, ट्रेडिंग भी कुछ नहीं हो रही है और लेबर का जो काम था वो भी सारा बंद पड़ा हुआ है। लगभग 25 वर्कर मेरे पास काम करते थे, स्टाफ और स्टिचिंग वगैरह सब लेके। तो अभी फ़िलहाल जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से सारी चीज़ें बंद है, कोई चीज़ चालू नहीं हुई है। मार्केट में भी जो पेमेंट बकाया है उसकी भी पेमेंट वसूली नहीं हो रही है, मसला ये है। और दुकान खुल रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन खुलती है, ग्राहक है नहीं मार्केट में। पार्टी को फ़ोन करके पार्टी बोलती है कि ग्राहक नहीं है, सेठ फ़ोन करेंगे आपको, मसला ये। तो अभी आपको हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं क्या? आपको लग रहा है कि काम शुरू होगा? समझ नहीं आ रहा। आप देखो 30 तारीख बोले हैं, क्या होता है इसके बारे में। ग्राहक आ रहे हैं क्या सर? नहीं। कब से खोला है आपने दुकान? ये 8 तारीख से खुला है। 8 तारीख से 8 जून से? 8 जून से। लेकिन ग्राहक नहीं? कोई भी नहीं। एक दिन में कितने आते होंगे? एक दिन में मैडम जैसे दुकान जब चालू होती थी तो 10 जोड़ी 15 जोड़ी निकल जाती थी। अभी कोई भी नहीं आ रहा है, खाली बैठ के आस लगाए रहते हैं बस, कोई ना कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई नहीं आता है। ग्राहक आ रहे हैं क्या? नहीं, 2-3 आ रहे बस दिन भर में। एक दिन में 2-3 बस थोड़ा बहुत हो जाता है। कितना नुकसान आप लोगों का हो गया? नुकसान तो सभी का बहुत हुआ है, पूरे माल वैसे पड़े हुए, पूरे स्टॉक खराब खराब तो होएगा ना, जब गोडाउन में पड़ेगा तो खराब होएगा। सब सिंपल लगा, गर्म की वजह से खराब होते ही। कितना नुकसान हो रहा है सर आपको महीने का? अगर सब महीने का पूछेंगे तो कम से कम 25 से 30 हज़ार नुकसान हो रहा है। 25 से 30 हज़ार? 30 हज़ार नुकसान हो रहा है। लग रहा है आपको हालात सामान्य होंगे? और तो मुश्किल दिख रहा है अपने को। हमारा बिजनेस तो 97% लगभग एक्सपोर्ट से जुड़ा है। अभी आपने फ़िलहाल देखा होगा कोरोना के कारण जो कंट्रीज़ डैमेज हुई है उन सभी कंट्रीज से हमारा मेजर बिजनेस हुआ करता था। जैसे इटली है, अमेरिका है, लंदन है, फ्रांस है। इन मेजर कंट्री से हमारा फुटवेयर का बिज़नेस जुड़ा हुआ है और उसी कंट्री से हम लोगों का एक पूरा टीम, एक चेन मुंबई के फुटवेयर इंडस्ट्री का चलता था। और आज हम देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति में ये सभी कंट्रीज़ का जो लॉकडाउन की परिस्थितियाँ है या जो भी हालात हैं उसका हमारे इंडस्ट्री पे काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। धारावी मुझे ऐसा लगता है कि अब कारोबार के लिए शुरुआत हो गई है। हमारी सारी दुकानें, फैक्ट्री और जितने भी वर्कर्स क्या जो दुकान के मालिक थे वो लोग भी अभी अपनी तैयारी में हो गए। अर्थव्यवस्था में खास रोल निभाने वाली धारावी में तेजी से घटते संक्रमण के मामले हर किसी को राहत पहुंचा रहे हैं। बस मॉनसून की चुनौतियां पार हो जाएं, कोरोना की बेड़ियों में बंद ये सबसे चंचल शहर फिर से खिलखिला उठेगा।